So now we'll see what are the ethical issues in psychological research. Now, whatever experiments we perform, we have to perform them in accordance with strict ethical standards designed to protect the safety, privacy, and well-being of all research participants. Participants की safety, privacy और वेलबींग, इन तीनों को ख्याल में रखते हुए ही हम किसी भी पार्टिसिपेंट पे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये कौन बनाता है? ये बनाती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। Many safeguards are built into the system to assure that the experiments do not harm their participants. बट दो ऐसे एथिकल इश्यूज हैं जिस पे बात करना यहाँ जरूरी है। फर्स्ट वन इज डिसेप्शन। Deception is temporary withholding of information about a study from participants. अब आपको जिस स्टडी के लिए पार्टिसिपेट करना है, अगर पहले से उसके बारे में आपको बता दिया जाए तो हो सकता है कि आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स कुछ बायस्ड रहे। इसीलिए कई केसेस में आपको इंफॉर्मेशन ट्वीक करके दी जाती है या बिल्कुल ही कुछ अलग बताया जाता है ताकि रिजल्ट्स पे कोई फर्क ना पड़े। और ये टेम्पररी होता है, ऐसा नहीं कि आपको कभी बताया ही नहीं जाएगा। एक बार जब रिसर्च ओवर हो जाता है तब आपको बता दिया जाता है what was the actual reason of the study and what was expected out of you. Let's try and understand it in detail. Suppose you are a participant in a study designed to test the following hypothesis. The more attractive people are, the better first impression they make on others. हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि अगर कोई ज्यादा अट्रैक्टिव है तो क्या उसका फर्स्ट इंप्रेशन ज्यादा बेटर बनेगा। ऐसा सच है या नहीं है? दिस इज आवर हाइपोथेसिस। To test the hypothesis, the experimenter arranges for you to meet several people. One who's unattractive, another one who's average in appearance, and the third who is a real knockout. तो तीन तरह के लोगों को लिया गया, एक जो अनअट्रैक्टिव है, एक जो एवरेज लुकिंग है और एक जो एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है। एंड देन आस्क्स यू टू रेट योर लाइकिंग फॉर ईच, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आपको ज्यादा कौन लाइकेबल लगा। Suppose that before the study begins, the psychologist explains the hypothesis to you. Do you think this knowledge could influence your behavior? Perhaps. हो भी सकता है। हो सकता है आप ये शो करना चाहें कि ब्यूटी इज नॉट ऑल दैट मैटर्स और इसलिए जो अनअट्रैक्टिव पर्सन है आप उसको ज्यादा लाइकेबल बताएं। या हो सकता है कि आप इस हाइपोथेसिस को सही प्रूव करना चाहते हैं कि एक्चुअली अट्रैक्टिव लोगों को ज्यादा लाइक किया जाता है, तो आप अट्रैक्टिव लोगों को लाइक करेंगे। ऐसा कुछ ना हो इसीलिए एक्सपेरिमेंट से पहले कई बार पार्टिसिपेंट को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। अब इसमें एथिकल इश्यूज आते हैं डेफिनेटली, बिकॉज जो पार्टिसिपेंट है उसको पता होना चाहिए कि वो किस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है और उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है इफ ही और शी इज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन सच अ स्टडी। बट वो हो नहीं सकता है क्योंकि अगर आपने इंफॉर्मेशन बता दी तो आपका रिजल्ट बायस हो जाएगा। सो दिस इज एन एथिकल कंसिडरेशन जिसमें हमें बहुत केयरफुली ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या छुपाना है, कितना छुपाना है, कितना बताना है, ताकि पार्टिसिपेंट को भी ऐसा हार्म ना हो और हमारे एक्सपेरिमेंट भी ज्यादा इफेक्ट ना हो। सो डिसेप्शन कैन बी परमिटेड if two basic principles are followed. First one is informed consent. इन्फॉर्म्ड कंसेंट में हम जहां तक हो सकता है वहां तक उस एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं पार्टिसिपेंट को और उनका कंसेंट लेते हैं इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी और नॉट। एंड वी ऑल्सो टेल देम दैट दे आर फ्री टू लीव द स्टडी एट एनी पॉइंट व्हेनेवर दे फील अनकंफर्टेबल। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार अपना कंसेंट दे दिया और उसके बाद जैसे जैसे स्टडी अनफोल्ड हो रही है and they are not comfortable with it, when they realize कि हमें बताया इतना नहीं किया था जितना एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, then they are free to leave. ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कंसेंट दिया है तो now they are bound to be there. The second principle is known as debriefing. Debriefing is providing research participants with full information about all the aspects of study after they have participated in it.
सो हम पहले पार्टिसिपेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं अबाउट द एक्सपेरिमेंट, सो दैट हमारे एक्सपेरिमेंट पे कोई फर्क ना पड़े, हमारे रिजल्ट आउटकम्स बायस्ड ना हो. बट आफ्टर द स्टडी देर इज नो हार्म इन टेलिंग द पार्टिसिपेंट कि उनसे एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट क्यों करवाया गया, इसका बेसिक पर्पस क्या है, इससे हम क्या कंक्लूजन्स आगे ड्रॉ करना चाहते हैं, और जो भी एस्पेक्ट हैं इस एक्सपेरिमेंट के, वो सब कंप्लीटली इन डिटेल उनको बताना चाहिए. और अगर उनका कोई डाउट है तो उसको क्लियर भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे ट्रस्ट इश्यूज भी हो जाते हैं. पार्टिसिपेंट स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल participants stop trust participants stop trusting people who are involved in the experiment or the psychologist, so that is a negative thing. इसलिए इस चीज को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है. यहाँ पे एक चीज और है, यूजुअली जब भी ऐसा कोई भी एथिकल कंसर्न आता है तो एक साइकोलॉजिस्ट को हमेशा ये देखना चाहिए कि जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या वो पॉजिटिव इफेक्ट्स को आउटवे कर रहे हैं या नहीं. अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, नेगेटिव उसके कंपैरिजन में बहुत कम और मैनेजेबल हैं, तो डेफिनेटली वी कैन गो अहेड विद इट. बट अगर नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा हैं, किसी की जान पे बन सकती है, और उसके हिसाब से जो भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो definitely a psychologist should not go ahead with such a study, and especially not without the fully informed consent of the participant. A psychologist should always keep the well-being of its participant or the client in his or her mind. Even अगर एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा भी है जिससे कि पार्टिसिपेंट को डिस्ट्रेस हो सकता है और उसके बारे में पार्टिसिपेंट को पहले से नहीं रेडी किया गया है, तो भी साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी बनती है कि डिस्ट्रेस इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि वो किसी तरह से पार्टिसिपेंट पे एक लॉन्ग टर्म या बहुत ही डेट्रीमेंटल नेगेटिव इफेक्ट लेकर आ सके. अनदर एथिकल कंसर्न इज रिसर्च विद एनिमल्स. सबसे पहले ये देखते हैं एनिमल्स पे हम रिसर्च क्यों कंडक्ट करते हैं. First reason is that they may want to study the behavior of endangered species so that they can assist in protecting them from extinction. यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है जायंट पांडा ऑफ चाइना का. इनके मेटिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व किया गया ताकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जा सके, और ये मेथड एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहती है. Second is to examine the generality of basic principles of behavior. For example, certain forms of learning. कोई भी बिहेवियर कितना जनरल है ये हम पता करना चाहते हैं. एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है लर्निंग को. क्या लर्निंग सब में एक ही तरह से होती है या कुछ यूनिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है? ये सब चीजें भी हमें एनिमल्स को ऑब्जर्व करके पता चल सकती हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एथिकल इशू भी है, वो ये है कि कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं दैट एक्सपोज एनिमल सब्जेक्ट टू कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स दैट कुड नॉट बी यूज्ड विद ह्यूमन बीइंग्स. कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम ह्यूमंस पे नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम एनिमल का यूज करते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है क्यों हम एनिमल्स को अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं. बट एट द सेम टाइम ये सबसे बड़ा एथिकल रीजन भी है, क्योंकि अगर हम उसको ह्यूमंस पे नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो काफी डेंजरस है, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है. तो फिर ऐसी चीज को हम जो ह्यूमंस पे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीज को हम एनिमल्स पे भी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देयर लाइफ इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, researchers cannot operate on the brain of a healthy people. In order to study the role of various parts of the brain in memory, learning and other aspects of behavior, हम एक हेल्दी पर्सन के ब्रेन को ओपन करके ये नहीं चेक कर सकते कि क्या क्या anatomical changes, chemical changes या even physical changes भी हो रहे हैं. So for that what we do is we open up the brain of an animal. अच्छा, फिर हमें अगर डेफिशिएंसीज, डाइट में डेफिशिएंसी का इफेक्ट देखना है हमारे डेवलपमेंट पे या हमारे कॉग्निशन पे या हमारे मेंटल प्रोसेसेस पे, तो भी हम किसी ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं कर सकते. हम जानबूझ के उसको खराब खाना इसलिए नहीं खिला सकते ताकि उसका हम इफेक्ट देख सकें. ऐसी चीजें हम यूजुअली एनिमल्स पे ही करते हैं.
तो जो एनिमल्स लवर हैं वो इस चीज को काफी अपोज करते हैं एंड दे से दैट द प्रोसीजर्स दैट आर नॉट appropriate for humans should not also be applied on animals. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है जिसमें हम एनिमल्स को कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं. अब जहां जहां एनिमल के ब्रेन में कोई एक्टिविटी हो रही है वहां वहां वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जाता है. आफ्टर दैट दे किल दैट एनिमल एंड ओपन अप इट्स ब्रेन टू अंडरस्टैंड what neural circuits were used during a particular activity. तो उस केस में जो भी एनिमल पार्टिसिपेट कर रहा है इट इज बाउंड टू डाई. बट साइकोलॉजिस्ट इसको दो बेसिस पे एनकाउंटर करते हैं. फर्स्ट, they note that harsh procedures are virtually never used in their research. Such conditions are much more frequent in medical studies. साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि मेडिकल फील्ड में ये सब क्रुएलिटी वाली प्रोसीजर्स ज्यादा होते हैं, साइकोलॉजिकल फील्ड में इतना कुछ नहीं होता है. सेकेंड, psychologists note that research with animals has contributed to human welfare in many important ways. जो भी रिसर्चेस हुए हैं एनिमल्स पे वो ह्यूमन लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं. Please note that this word is not but note. N-O-T-E. Note. हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है न्यूरल मैकेनिज्म्स को लेके, मेमोरी को लेके, सेनाइल बिहेवियर को लेके, और भी बहुत चीजों को लेकर वो बहुत इम्प्रूव हुए हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स. हालांकि ये आज भी मैटर ऑफ डिस्कशन है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट कितने सही हैं. Our next and last topic of this chapter is qualitative methods. अब हमने अभी तक जितने भी पढ़े वो सब क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं. उसमें हमने कोई सर्टेन ऑब्जर्वेशन की, उस ऑब्जर्वेशन को न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेजर किया और उसको नोट डाउन किया. उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशंस किए यूजिंग वेरियस टूल्स सच एज कोरिलेशंस और सेंट्रल टेंडेंसीज और स्टैंडर्ड डेविएशन और एनी अदर टूल. अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की, जहां पे हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है. हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि हर साइकोलॉजिस्ट अपनी एक्सपर्टीज के बेस पे सब्जेक्टिवली इवेल्युएट करता है. एंड दैट्स व्हाई वी डोंट से दैट साइकोलॉजी इज अ प्योर साइंस, क्योंकि यहाँ पे एक आर्ट, एक स्किल भी रिक्वायर्ड है which helps a psychologist to understand human behavior properly. These methods involve interpretive study of problems or issues in which the researcher is the key to the whole process of research. अब यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, वो इस पूरी चीज को कैसे समझ रहा है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ पे हमें जो भी डेटा मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स एक्सेट्रा. बाय प्रोवाइडिंग थिक or rich description and explanation of the underlying processes as they unfold in specific context, the qualitative researcher enables us to experience the chronological flow or sequence of events leading to certain outcome. एक साइकोलॉजिस्ट वर्बल या डिपिक्शनल डेटा के थ्रू या आर्टिफैक्ट्स के थ्रू एक क्रोनोलॉजी डेवलप करता है, एक चेन ऑफ इवेंट्स डेवलप करता है, जिसके थ्रू वो ये समझा सके कि जो भी हो रहा है उसका बेसिक रीजन क्या रहा होगा और आगे क्या हो सकता है. सो यू कैन सी यहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है. एक रिसर्चर जो कुछ भी सोच रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो हो सकता है दूसरे रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही डिफरेंट हो. सो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का बहुत मेजर फैक्टर होता है. इन सच मेथड्स, इंस्टेड ऑफ एम्फेसिस ऑन द व्हाई क्वेश्चन, it gives more emphasis on what happens, when happens, and how happens. Why question? कि ये क्यों हो रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. The goal of such studies is to enable holistic view from the perspective of the insider. Qualitative method की कुछ interesting properties होती हैं, that is listed here. They reduce the power differential between researcher and the participant. यहाँ पे ना रिसर्चर ज्यादा पावरफुल होता है और ना ही पार्टिसिपेंट.
दोनों का इक्वल स्टेटस होता है, दोनों के पास जो पावर होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. By using negative case analysis, these methods expand the scope of explanation. The researcher is not a detached observer of some objective reality. Instead, his or her position is explicitly recognized and his or her values are taken as vantage points. यहाँ पे रिसर्चर सिर्फ पैसिवली ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरी तरह से इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है. उसकी पोजीशन को रिकग्नाइज किया जाता है, पूरी इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसको एक्सपेरिमेंट के बेनिफिट के लिए यूज भी किया जाता है. रियलिटी इज कंसिडर्ड एज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन. ये इंटरैक्शनल प्रोसेस होता है. यहाँ पे रिसर्चर और पार्टिसिपेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स टू कम एट अ म्यूचुअल पॉइंट ऑफ डिस्कशन. अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा हमें काफी सारे फॉर्म्स में मिल सकता है और काफी सारे डाइवर्स रिसोर्सेज से मिल सकता है. इसको हम इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव डेटा को सप्लीमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. There are various methods to obtain them. They are case studies, interviews, discourse analysis, ethnography, conversational analysis, thematic analysis, and grounded theory. इन सारे प्रोसेसेस के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एज ऑफ नाउ जस्ट गेट फेमिलियर विद दीज वर्ड्स. रिसर्चर को कंप्लीटली ओपन रहना होता है, अटेंटिव रहना होता है. According to the qualitative researchers, it maintains that meaning making is embedded in the values, preferences, and understanding of the inquirer. As a result, knowledge is subject to differing viewpoints and interpretations and also subject to revision as a result of changing circumstances. तो जो मीनिंग है डेटा का, that is embedded in the values, preferences, and understanding of the person who's conducting the research, who's doing the inquiry. Knowledge is subject to various viewpoints and various understandings and interpretations, and it should also be subjected to revisions as and when required. इसके आगे के पेजेस में एक जनरल हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक दिया गया है, हाउ टू स्टडी साइकोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट इफेक्टिवली. कि आपको अगर साइकोलॉजी पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो इसमें दिया हुआ है, बिगिन विद एन ओवरव्यू, देन एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, डोंट डू ऑल योर स्टडिंग एट वंस. तो ये सब चीजें हैं, ये आपको ना एग्जाम में आने वाली हैं, ना आपके सब्जेक्ट से एज सच रिलेटेड है, बट इट विल हेल्प यू टू स्टडी बेटर. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं. ये इसका कंटिन्यूएशन है और बाद में समरी एंड रिवीजन दिया हुआ है. इसमें बहुत ही ब्रीफ पॉइंट्स में चैप्टर के मेन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है. So with this we mark the end of the first chapter of Barron's book. और यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होता है. In the next video on this playlist, you will find tutorial of the second chapter of the same book. Till then, bye-bye.